नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल श्री हरि कृपा एजुकेशन में आपका स्वागत है। और सरल इंग्लिश के वीडियोस हम देख रहे थे और आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि इसके नाम को ही अगर ढंग से देखा जाए तो फ्यूचर और परफेक्ट, यानी फ्यूचर में जो काम परफेक्ट होने वाला है उसकी बात हो रही है। ये एक छोटा सा कैलेंडर है, समझने के लिहाज से बनाया हुआ है। ये कुछ सेंटेंस टाइप हैं जो हमारे बन सकते हैं और इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है हम पहले ये देखेंगे और फिर ये देख लेंगे, ठीक है। सरल ये देखिए, इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब भविष्य में कोई काम, कार्य या क्रिया परफेक्ट यानी कि पूरी हो चुकी होगी। भविष्य के किसी बिंदु पर ये पूरी हो चुकी होगी। और ऐसे वाक्यों के निर्माण में भी किया जाता है जिनमें दो बातों में से पहली बात दूसरी से पहले पूरी हो जाती है, यानी कि दो बातें हैं भविष्य में और दूसरी बात से पहले जो बात है वो पूरी हो जाती है पहले, ठीक है। इस चित्र से हमें समझ में आ जाएगा। देखिए, ये चित्र जो आप देख रहे हैं इसमें ये मान लीजिए प्रेजेंट है, ठीक है। इसके ऊपर हमने 12 जून 2020 एक तारीख लिखी हुई है, यानी कि आप ऐसा मान लीजिए कि आज 12 जून 2020 ही है, ठीक है। अब इससे आगे ये टाइमलाइन है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये फ्यूचर है और इससे पहले ये पास्ट है। अब आप एक मिनट के लिए याद करिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमने देखा था तो वो क्या था। 27 जून 2018 की तारीख मान लीजिए कोई तारीख है जो पुरानी तारीख है। इस तारीख से पहले जो भी काम पूरे हुए वो पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। ये 27 जून है, इस बिंदु पर आप हैं और इससे पहले जो भी काम पूरे हो चुके हैं वो सब क्या है, पास्ट परफेक्ट है। अब वर्तमान को देखते हुए ये वाली तारीख, ये वाला समय और ये दोनों ही पास्ट में है, तो ये काम इस तारीख से पहले पूरा हुआ है। ये जो काम है इस बिंदु वाला, ये समय के इस बिंदु से पहले पूरा हो चुका है, इसीलिए ये परफेक्ट है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि भविष्य में क्या हो रहा है। भविष्य में क्या हो रहा है कि भविष्य की एक कोई तारीख है 1 मई 2030। इससे पहले वाले बिंदु पर अगर हम देखते हैं तो कोई ना कोई ऐसा काम है जो इस तारीख तक पूरा हो चुका होगा। अब मज़े की बात है कि ये दोनों ही प्रेजेंट से फ्यूचर में है। ये प्रेजेंट है, ये रहा, और जो काम पूरा होगा वो भी फ्यूचर में है और जिस तारीख तक पूरा हो चुका होगा वो भी फ्यूचर में है। तो आज से तो फ्यूचर में ही है, इसीलिए इसको फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं कि फ्यूचर की तारीख में जो काम परफेक्ट होगा और किसी आगे वाली तारीख से तो पहले ही पूरा हो रहा है। ये वो समय का एक सिस्टम है जो हमें समझना है। और हमें क्या होता है कि इस कार्य की पूर्णता, परफेक्टनेस को बताने के लिए हमें आगे की एक तारीख भी बतानी पड़ती है या आगे का एक कोई कार्यक्रम भी बताना पड़ता है कि इस कार्यक्रम से पहले ये वाला कार्यक्रम पूरा हो चुका होगा, यानी कि इस तारीख पर जो भी काम होना है उससे पहले ये काम पहले वाला पूरा हो चुका होगा, और यही हमें बताना होता है। पास्ट परफेक्ट में तो क्या था कि पास्ट की कोई तारीख है उससे पहले कोई काम शुरू हुआ होगा और उससे पहले ही ख़त्म हो गया तो वो परफेक्ट हो गया। लेकिन फ्यूचर में तो वो तारीखें आई नहीं है, लेकिन फ्यूचर की आगे वाली तारीख से तो पहले वाला काम पूरा हो ही चुका है। तो ऐसे हम मानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि भविष्य की किसी तारीख पर वो काम पूरा होगा और आगे की किसी तारीख से पहले ही पूरा हो रहा है, इसीलिए उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट के बारे में सामान्य जानकारी। इसके रूल्स हैं, 2 ही रूल हैं, देख लेते हैं। परफेक्ट का जो रूल चला आ रहा है वही है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। अब इसमें झगड़ा कहाँ है, बाकी के जो 2 परफेक्ट टेंस हमने देखे थे, प्रेजेंट के और पास्ट के, और अभी हम देख रहे हैं फ्यूचर का, तो इनमें हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है। तीनों परफेक्ट जो टेंस थे उनमें वर्ब तो थर्ड फॉर्म ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, इसमें देखिए विल और हैव, इन दोनों को सम्मिलित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, विल हैव और शैल हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज़ हैव, ठीक है। पास्ट में क्या थी, हैड, और इसमें हमने क्या जोड़ा हुआ है, विल और हैव, इन दोनों को सम्मिलित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरीके से शैल हैव है। अब विल कब इस्तेमाल करते हैं, शैल कब इस्तेमाल करते हैं,
उन्हें आप इस्तेमाल करना, पहले के अगर 2 टेंस देखें तो आपको आइडिया है ही। तो विल हैव को एक जोड़े के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और शैल हैव को एक जोड़े के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही एक साथ इस्तेमाल नहीं की जाती, जैसे विल हैव भी और शैल हैव, ऐसा नहीं होता। आप इनमें से किसी एक को इस्तेमाल करिए और जैसा भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये दोनों या फिर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह सम्मिलित रूप से इनका प्रयोग किया जाएगा। और विल और शैल से हमें क्या पता चलता है कि ये जो काम है वो फ्यूचर का है, भविष्य का है। और हैव से हमें ये पता चलता है कि ये काम पूरा हो चुका होगा, हमने इसलिए लगाया कि ये मुकम्मल होगा, कंप्लीट होगा, समझ रहे हैं। तो आई और वी के साथ हम शैल हैव यूज़ करेंगे और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई और वी, ये आई और वी याद कैसे रहेंगे? जैसे कि पहले कहा था, बताया था कि हम लोग जैसे दिल्ली में बोलते होंगे या हमारे शहर चूरू में बोलते हैं या और भी शहरों में मैं बोलते हैं, अपने आप को मैं ही बोलते हैं, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा भी प्रचलन है कि हम बोलते हैं। तो अब मेरे को लगता है याद होना चाहिए आपको, आई और वी इस्तेमाल कर लेते हैं शैल हैव, ठीक है। ये याद करने के लिहाज से बताया है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल हैव यूज़ किया जाएगा। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी जो कि परफेक्ट, यानी कि पूरा काम, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं थर्ड फॉर्म को, ठीक है। अब हम इसके देखेंगे कुछ सेंटेंसेज। ये स्लाइड है, इसमें इस तरफ ये वही सेंटेंस है जो हमने अभी तक बनाए हैं और जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखिए पॉजिटिव, अफर्मेटिव एक ही है, नेगेटिव है, फिर इंटेरोनेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, WH के क्वेश्चंस हैं। ये रूल वही हैं जो आपने अभी देखे हैं, आपकी जानकारी के लिए स्क्रीन पर हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लीजिए, जैसा भी याद रहे। ये सब्जेक्ट की एक ये सेंटेंस जो है उसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखी है, इसी में बस हम मैनिपुलेशन करके अपने बाकी के सारे सेंटेंस बना लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो भी लगानी है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने क्यों लगाई? क्योंकि टेंस जो है वो हमारा परफेक्ट है और उसके बाद में हमने एक ऑब्जेक्ट जोड़ा हुआ है। ये दो जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स हैं, बड़े बड़े हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, शब्दों की संख्या ही ज़्यादा है खाली, बाकी फार्मूला ऊपर वाला ही है। और आपने जैसे कि पुराने वीडियोज़ देखे हैं तो आप इनसे भटकेंगे नहीं, चिंता वाली कोई बात नहीं है। देखते हैं क्या है। देखिए ये पहला सेंटेंस है, पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद में बाकी सारे वाले जितने भी सेंटेंस है वो सब समझ में आ जाएंगे। देखिए रोहित विल हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर मोहित लीव्स। अब इस सेंटेंस को समझिए, इसमें दो सेंटेंसों जो हैं उनको जोड़ा गया है बिफोर कंजंक्शन से, ठीक है। बिफोर एक कंजंक्शन है, ये मोहित लीव्स एक अलग सेंटेंस है और रोहित विल हैव रीच्ड द स्कूल ये एक अलग सेंटेंस है। ये एक सेंटेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक अलग सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को बिफोर से जोड़ा गया है। तो ये हमने क्यों जोड़े हैं, क्या ज़रूरत है कि हम दूसरे वाली घटना से जो कि भविष्य में होगी उससे पहले जो घटना पूरी हो रही है उसकी परफेक्टनेस को बताना चाहते हैं कि वो पूरा हो रहा है। भविष्य में दूसरी घटना बाद में पूरी होगी और पहले वाली घटना पहले पूरी होगी, तो जो पूरी हो रही है उसी को हम बता रहे हैं और दूसरे वाली घटना बाद में पूरी होगी, ठीक है। इसीलिए हमने एक दूसरा सेंटेंस भी इसके साथ में रखा है ताकि पहले वाली जो परफेक्टनेस है उसको बताया जा सके। रोहित विल हैव रीच्ड द स्कूल, रोहित स्कूल पहुंच चुका होगा। कब? मोहित के स्कूल छोड़ने से पहले, यानी कि मोहित जो है वो स्कूल से जाने वाला है, स्कूल से छुट्टी करके निकलने ही वाला है। लेकिन मोहित जब निकलेगा, मोहित के स्कूल छोड़ने का टाइम मान लीजिए 4 बजे है और रोहित 3:45 बजे पहुंच गया, तो ठीक है कि रोहित विल हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर मोहित लीव्स। रोहित जो है वो स्कूल पहुंच चुका होगा, कब से पहले? मोहित के स्कूल छोड़ने से पहले। तो ये एक फ्यूचर की परफेक्टनेस दिखाता है, ठीक है। देखिए आप, रोहित विल हैव, ओके। और ये आगे वाला जो है सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है और इन दोनों का जो कनेक्शन है वो यही है कि ये जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी इससे पहले ये पूरा हो जाएगा, बस। तो अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आता है तो आगे वाले सारे इजी हैं, बाकी तो मैनिपुलेशन है। विल हमने इसमें क्यों लगाया है
कि भाई ये फ्यूचर में होगा, ठीक है। और हैव हमने क्यों लगाया? क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो भी हमारी क्रिया है ये पूरी हो चुकी हो, परफेक्ट हो, और ये वो क्रिया है जिसका रूप हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब ये आगे वाला सेंटेंस देखते हैं कि रोहित विल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर मोहित लीव्स। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि ऊपर वाला जो पहला सेंटेंस था बस उसी में हमने विल और हैव के बीच में एक नॉट और जोड़ा है। इससे ये सेंटेंस नेगेटिव में हो गया है कि रोहित जो है वो मोहित के स्कूल छोड़ने से पहले नहीं पहुंचेगा। रोहित विल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर मोहित लीव्स। मोहित के स्कूल छोड़ने से पहले रोहित स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा। काफ़ी लंबा हो गया है, हिंदी में ही बोलने में इतना समय भी लग रहा है, समझने में भी लग रहा है। तो ये जो टेंस हैं इनमें यही एक सिस्टम है कि सेंटेंस लंबे होते हैं और डर लगता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको रूल्स याद हैं और धीरे धीरे आप सोच के लिख रहे हैं तो गलती होने की संभावना कम रहेगी, आप इजीली कर सकते हैं। अब ये देखिए, इस सेंटेंस का हमने एक क्वेश्चन बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इस विल हेल्पिंग वर्ब को आप उठाइए और सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए। बाकी सेंटेंस सारा वही वर्ड ऑर्डर आप फॉलो करिए। विल रोहित नॉट हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर मोहित लीव्स। क्या मोहित के स्कूल छोड़ने से पहले रोहित स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा? बेहोश मत हो जाइएगा आप, सेंटेंस लंबा है लेकिन कोशिश है कि पूरी तरह से बताया जा सके। जब तक आप इसकी कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप इतना लंबा सेंटेंस बोल नहीं पाएंगे। देखिए क्या था, विल रोहित नॉट हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर मोहित लीव्स। मोहित के स्कूल छोड़ने से पहले क्या रोहित स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा? मतलब बड़ा सेंटेंस है और हम कहना क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि रोहित स्कूल क्या पहुंच जाएगा मोहित स्कूल छोड़ने से पहले। अब इजी मूड में हम इसे प्रयास करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव में क्वेश्चन है, इसका हमें पॉजिटिव बनाना है तो इस नोट को डिलीट करिए, बाकी एज इट इज लिख दीजिए। तो देखिए, विल रोहित हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर मोहित लीव्स। अब यहाँ पर प्रश्न क्या बना कि मोहित के स्कूल छोड़ने से पहले क्या रोहित स्कूल पहुंच चुका होगा? ठीक है, मोहित स्कूल छोड़ेगा, स्कूल से चला जाएगा, तो क्या रोहित उसके स्कूल छोड़ने से पहले स्कूल पहुंच चुका होगा? ये प्रश्न है। ये पॉजिटिव में, उससे वाला नेगेटिव था। अब नीचे वाले दो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये इनमें बस वाई और हाउ। वाई का मतलब एक आप क्यों और पहले जोड़ दीजिए, भाई क्यों रोहित मोहित के स्कूल छोड़ने से पहले स्कूल पहुंच चुका होगा, ऐसी कौन सी वजह है? हो सकता है उससे मिलना हो। और नीचे वाला है कि कैसे कैसे पहुंच चुका होगा भाई, तो इसका रीजन है कि हो सकता है वो अपने किसी तेज गति के वाहन से यात्रा करके पहुंचे। तो हाउ विल रोहित हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर मोहित लीव्स, कि मोहित के स्कूल छोड़ने से पहले रोहित स्कूल कैसे पहुंच चुका होगा। तो इस तरीके से ये इतना लंबा सेंटेंस है, ज़रा इसमें गिन के देखिएगा कितने शब्द हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हो गए। और अगर आप यहाँ पर एक नेगेटिव और लगा देते हैं तो नेगेटिव में भी क्वेश्चन बन जाता है, तो एक और बढ़ गया। तो जब तक इस तरीके के सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक ये याद नहीं होने वाले। हमें सेंटेंस नहीं रटना है, हमें इसका स्टाइल जो है, इसका तरीका है वो समझना है। अब दूसरे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल हैव गॉन टू मुंबई बिफोर ही कम्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेना है, इसलिए ही अकेला है और कम के साथ हमने एक एस इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये अकेला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा हुआ है तो ये एस जोड़ने का मतलब आपको शायद लगता है समझ में आ चुका है। तो ये सेंटेंस क्या बना कि जब तक वह पहुंचता है उससे पहले मैं मुंबई पहुंच चुका हूँगा। अब मान लीजिए दो आदमी हैं, एक मैं हूँ और एक वह। वो मुंबई पहुंचेगा और मैं भी मुंबई पहुंचूंगा, तो उसके आने से पहले अगर मैं पहुंच जाऊं तो हो गया, मेरा काम तो परफेक्ट हो गया ना। बस यही सेंटेंस में कहने की कोशिश की जा रही है कि आई शैल हैव गॉन टू मुंबई बिफोर ही कम्स, कि मैं उसके आने से पहले
बम्बई जा चुका हूँ। देखिए यहाँ पर वर्ब जो है गॉन, यानी कि जाने की है, न कि पहुँचने की, रीच्ड। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीच भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो गॉन यूज़ करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो भी क्रिया यहाँ लिखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, गॉन। गॉन का मतलब जाना, जा चुका हूँ, तो उसके आने से पहले मैं मुंबई जा चुका हूँ, बस। तो इसी तरीके से अब इसका एक नेगेटिव बनाया हमने, आई शैल नॉट हैव गॉन टू मुंबई बिफोर ही कम्स। ये 2 डॉट है, उप्स, ये एक कहाँ से आया है, चलिए आप इसे एब्सेंट मानिए, नहीं है, ठीक है। तो ये क्या सेंटेंस बना कि वह जो भी आदमी है उसके आने से पहले मैं मुंबई नहीं जा चुका हूँ, नहीं पहुँच चुका हूँ, जो भी आप जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बस ऐसा है कि इसमें इस शैल को उठाया और इस सब्जेक्ट से पहले लिख दिया है। शैल आई नॉट हैव गॉन टू मुंबई बिफोर ही कम्स, जब तक वह आता है उससे पहले क्या मैं मुंबई नहीं जा चुका हूँगा, करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से अब इसमें से नॉट हटा दीजिए तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन बच जाएगा। अब इससे आगे आपके पास हैं 2 क्वेश्चन, ये वैन और वाई लगा के बनाए हुए हैं, जोड़े हुए हैं, बस इनको शैल से पहले लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं भी क्या है, क्या वैन शैल आई हैव गॉन टू मुंबई बिफोर ही कम्स, वह जब तक पहुंचता है उससे पहले मैं मुंबई क्यों पहुंच चुका हूँगा। एक कारण जानने की कोशिश है, मतलब ये पूछा जा रहा है कि कब तक ऐसी घटना हो चुकी होगी। वैन लगाए ना, वैन का मतलब कब, कि कब मैं उसके आने से पहले मुंबई जा चुका हूँगा। इसी तरीके से वाई लगा दिया है तो कारण हो सकता है कि क्यों, ठीक है। वाई शैल आई हैव गॉन टू मुंबई बिफोर ही कम्स, वह आता है इससे पहले मैं मुंबई क्यों जा चुका हूँगा। तो ये लंबे लंबे सेंटेंस हैं, इनको पढ़ने में थोड़ा ज़बान भी इधर उधर हो जाती है, लेकिन जब ज़्यादा प्रयास होता है या फिर जब इनको इस्तेमाल किया जाता है तो ये रूटीन में आ जाते हैं, ठीक है। इनका आप बार बार प्रयास करिएगा। इस टेंस में भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, तो जहाँ शब्द ज़्यादा होते हैं और ये हमारी मातृभाषा है नहीं अंग्रेज़ी, धीरे धीरे हम इसे सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे आ जाएगा बार बार पढ़ते ही। और जहाँ आपको मौका मिले इसको पढ़ने का, इसको समझने का, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, कोई बच्चों की किताब हो, 6ठी 7वीं 8वीं की कोई भी किताब उठाइए और उसके बाद में उसे पढ़ना शुरू करिए, तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे अगली स्लाइड में, ठीक है। ये देखिए आपके सामने खुल गई है, यू विल हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो, कल तक तुम इस पुस्तक को पढ़ चुके होगे। देखिए ये रीड आपको देखने में रीड लग रहा है, लेकिन रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी हैं, इनका उच्चारण का फर्क है, ठीक है। रीड, रेड, रेड, तो 3rd फॉर्म है, इसलिए हमने इसे रेड पढ़ा है, ठीक है। यू विल हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो, तुम इस पुस्तक को कल तक पढ़ चुके होगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे वाला देखिए, यू विल नॉट हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो, तुम इस पुस्तक को कल तक नहीं पढ़ चुके होगे। नहीं इसलिए पढ़ा जाए, हो सकता ना आती हो पढ़ना, धीरे धीरे सीख जाएंगे। और देखिए अब ये नेगेटिव सेंटेंस था, इस ऊपर वाले का ही एक नेगेटिव सेंटेंस था, ठीक है। हमने नेगेटिव कैसे बनाया, विल और हैव के बीच में बस एक नॉट और जोड़ा है, बाकी सेंटेंस वही है। अब ये सेंटेंस आप देख रहे हैं नेगेटिव का, इसका हमें क्वेश्चन बनाना है, तो इस विल को उठाया और इस सब्जेक्ट से पहले लिख दिया। ये जो आप विल देख रहे हैं इसको उठा के विल को पहले लिख दिया और बाकी जो अक्षर बचे हैं, शब्द बचे हैं, उन सबको एक साथ उसी वर्ड ऑर्डर में लिख दिया है। तो एक नेगेटिव क्वेश्चन मिला, विल यू नॉट हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो, क्या कल तक तुम इस पुस्तक को नहीं पढ़ चुके होगे। क्या इस पुस्तक को कल तक तुम नहीं पढ़ चुके होंगे। अब देखिए इस नोट को डिलीट कर दिया तो हमें पॉजिटिव क्वेश्चन मिलेगा, विल यू हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो, क्या इस पुस्तक को तुम कल तक पढ़ चुके होगे। ये पॉजिटिव में क्वेश्चन है, ऊपर वाला नेगेटिव में था, ठीक है। इसी तरीके से इस सेंटेंस में आप वाई और हाउ यानी कि WH कोई शब्द जोड़कर WH क्वेश्चन भी यानी कि डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। देखिए पहला क्या है, वाई विल यू हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो, तुम कल तक इस पुस्तक को क्यों पढ़ चुके होगे। हमें कल तक के लिए मिली हो और हमें पढ़कर देना हो तो मजबूरी हो जाती है, इसलिए हमें पढ़कर देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी तरीके से हाउ विल यू हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो, तुम इस पुस्तक को कल तक कैसे पढ़ लोगे।
ये प्रश्न कब पूछा जा सकता है? मान लीजिए कोई किताब है, अब वो भाषा हमें नहीं आती तो हम उसे एक दिन में कैसे पढ़ेंगे? तो ये एक प्रश्न हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस ज़िंदगी में होते ही हैं, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को एक बार दोहराइएगा, इनका हिंदी में मतलब लिखने की कोशिश करिएगा। और अब ये नीचे वाले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये भी आसान से ही हैं, ये ऊपर वाले से नहीं मिलते, लेकिन फार्मूला वही है, अलग अलग है सब। इनके जितने भी सेंटेंस लिखे, इनके ऊपर वाले सेंटेंस जो है, जैसे प्रश्न है, उनके नेगेटिव क्वेश्चन है या पॉजिटिव क्वेश्चन है, इन सबको बनाने की कोशिश करिएगा। आई शैल हैव रेड दिस बुक बिफोर यू स्लीप। तुम्हारे सोने से पहले मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका हूँगा। आई शैल हैव रेड दिस बुक बिफोर यू स्लीप। तुम्हारे सोने से पहले मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका हूँगा। इसी तरीके से यू विल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर मोहन कम्स। मोहन के आने से पहले तुम स्कूल नहीं पहुँच चुके होगे। यानी कि मोहन जो है वो जब तक आ रहा है तब तक आप स्कूल नहीं पहुँचे होंगे, आप उसके बाद में ही पहुँचने वाले हैं। ये कुछ ऐसा सही सेंटेंस का अर्थ निकलता है। अब नीचे वाला देखिए, वाई विल यू नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर आई कम। वाई विल यू नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर आई कम। मेरे आने से पहले तुम ये एक कोई लेटर है, ये क्यों नहीं लिख चुके होंगे? रीज़न बताइए। किसी को ये कहा गया कि जब तक मैं कल आऊँ तब तक तुम एक लेटर लिख के रखना, वो कहता है नहीं लिख सकता है, तो उससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुम क्यों नहीं लिख पाओगे, ऐसा क्या कारण है कि तुम क्यों इसको पूरा नहीं कर पाओगे? तो ऐसा है क्वेश्चन, वाई विल यू नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर आई कम। वाई शैल वी नॉट हैव फिनिश आवर वर्क बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। इस महीने के पहले तक हम अपना काम पूरा क्यों नहीं कर चुके होंगे? ठीक है। वाई विल वी नॉट हैव फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। इस महीने से पहले हम अपना काम जो है वो पूरा क्यों नहीं कर चुके होंगे? तो इतने लंबे लंबे सेंटेंस जहाँ होता है वहाँ पर सोचना भी बहुत पड़ता है, समझना भी पड़ता है। एक बार इनको समझ लिया तो फिर बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि टेंसेज को आप पूरे मन से पढ़ें, क्योंकि इन टेंसेज पर बहुत कुछ आगे हमें पढ़ना है। इनकी हेल्पिंग वर्ब्स याद करिए, इनकी मेन जो वर्ब है जिस फॉर्म में जिस तरीके से इस्तेमाल की जाएगी उसको भी आप याद करने की कोशिश करें। 150 वर्ब्स जो हैं उनके अलग अलग फॉर्म्स को भी याद करने की कोशिश करें और अपनी वोकेबलरी बढ़ाएं। जो आसपास आपके जो चीज़ें पड़ी हैं उन सब का अंग्रेजी में नाम याद करने की कोशिश करें। और सेंटेंस इन्हीं में से बनेंगे, क्योंकि बातें हमें इन्हीं की करनी होती हैं और इन्हीं की समझनी होती हैं। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।